हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथोलर्न चैनल नया है लेकिन इरादा बहुत मजबूत है। हम क्लास 7 से क्लास 10 तक सारे कॉन्सेप्ट्स को मैथ्स के हम आपको क्लियर करने का वादा लेके आए हैं। चलिए आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड एंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्यों इसे इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपको क्लास 8 में, क्लास 9, क्लास 10 और आगे भी आपको इसका कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता रहेगा। पहले हम आपको बताते हैं लाइंस किसे कहते हैं और एंगल्स किसे कहते हैं। हालांकि आप जूनियर क्लास में भी पढ़ते आए हैं कि दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है, दो पॉइंट ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन है, इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसे जब हम इनफाइनाइट दोनों तरफ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसे हम लाइन कहते हैं। तो यही हमारा आज टॉपिक है, लाइंस। और एक चीज और भी आपको जानने का है, अगर एक साइड ही सिर्फ बढ़ाते हैं, ओनली AB का एक साइड बढ़ाते हैं, B के साइड बढ़ा रहे हैं, A के साइड को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। रे एंड दिस इज लाइन। और लाइन सेगमेंट आपको मालूम है। तो ये लाइन हो गया जो दोनों तरफ प्रोड्यूस किया जा सकता है, और रे हैज वन एंड पॉइंट बट नो अदर एंड पॉइंट, तो इसे हम रे कहते हैं। अब चलिए हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एंगल क्या होता है? देखिए, आप दरवाजा जब खोलते हैं तो दरवाजा यूं खुलता है, ऐसे नहीं खुलता है। दरवाजा ऐसे करके मूव करता है ना। तो ये क्या होता है? ये एंगुलर मूवमेंट करता है। एंगुलर मूवमेंट हम बोलते हैं। एंगुलर मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सर्कल टाइप का घूमता है। तो एक हम देखिए, ओ भी एक आप सोच लीजिए रे है, और इस पर एक दूसरा भी रे इसी पर लेटा हुआ है जो सी है। अब ओ भी फिक्स्ड है और जो सी है इसको आप घुमा रहे हैं। तो जब ओबी पर ओसी लेटा हुआ है, ओबी पर ओसी लेटा हुआ है, तब कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब ओसी को हम ऐसे घुमा रहे हैं, यहां पर सी को लेके आए, तब क्या हुआ? ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। ओबी से इतना सर्कुलर वे में इतना घूम गया, तो इसका ये हुआ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एंगल कहते हैं। तो क्या हुआ? ओ क्या था? वो आपका फिक्स्ड पॉइंट था। ओ भी फिक्स्ड आर्म है, एक साइड है जो फिक्स्ड है। और ओसी क्या है? ओसी घूमने वाला है, रोटेट करता है, इसलिए इसको रोटेटिंग आर्म बोल सकते हैं। ओसी इज रोटेटिंग आर्म, और ये ओ भी क्या हुआ? फिक्स्ड आर्म। और ओ क्या हुआ? ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओ इज वर्टेक्स। ओ भी क्या हुआ? ओ भी इज फिक्स्ड आर्म, और ओसी क्या हुआ? मूव कर रहा है, इसलिए ओसी रोटेटिंग आर्म। तो ये तीन चीज आपको एंगल के लिए समझना पड़ेगा। एक फिक्स रहता है, एक आर्म घूमता है, और वो किसके अलोंग घूमता है? एक वर्टेक्स के अलोंग घूमता है। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो एंगल बना, और एंगल का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज में करते हैं। उसको हम डिस्कस अभी करेंगे। तो इस एंगल को हम किस तरह से
बताते हैं। किस तरह से लिखते हैं? एंगल इस तरह से लिखते हैं, ऐसे करके इसको सिंबल देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। और ये BOC लिखते हैं। देखिए एंगल BOC। अब आपको समझ में आया, ये जो वर्टेक्स है इसको हम बीच में लिखेंगे। जो वर्टेक्स है इसको बीच में लिखेंगे, एक आर्म के पॉइंट को पहले लिखेंगे, सेकेंड आर्म के पॉइंट को O के बाद लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। ऐसा एक हमारा A, ये B है और ये C है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इस एंगल को देखिए यहां पर AC आपको लग रहा है फिक्स टर्म है, और ये AB मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो एंगल क्या बना? A बना, ये एंगल बना। तो एंगल इसको लिखेंगे। देखिए वर्टेक्स को हमेशा मिडिल पोजीशन में लिखा जाता है, तो हम पहले इस पॉइंट का नाम लिखेंगे C, वर्टेक्स को बीच में लिखेंगे और दूसरे को फिर B लिखेंगे। कोई अगर एंगल BAC भी लिखेगा तो गलत नहीं है, एंगल BAC। B या C को आप दोनों तरफ लिखेंगे, वर्टेक्स को बीच में लिखेंगे। ये इसके लिखने का तरीका है। अब हम लाइन समझ गए, रे समझ गए और एंगल समझ गए। एंगल किस तरह से लिखा जाता है वो भी समझ गए। चलिए एंगल कितने टाइप का होता है वो हम देख लेते हैं। हालांकि ये सब आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल, एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। पहले हम बात करेंगे राइट एंगल का। ये जो एक लाइन ले लेते हैं, इसका वर्टेक्स A है, ये मान लीजिए B है, और ये AC जो है रोटेटिंग आर्म, वो घूमते 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 कहां आ गया? A के बिल्कुल ऊपर, वर्टिकली अप। ये जो वर्टिकली अप में है C, यहां पर ये CA है। तो देखिए जैसे पोल, इलेक्ट्रिक पोल देखे हैं, बिल्कुल खड़ा रहता है सीधा, जैसे हम लोग खड़े रहते हैं इरेक्ट। जैसे ये मार्कर मिरर ऐसे खड़ा है, तो ये क्या बोलते हैं? वर्टिकली इरेक्ट। तो ये वर्टिकली खड़ा है, बिल्कुल वर्टिकली, ना इधर झुका है ना इधर झुका है। इसे हम राइट एंगल पोजीशन कहते हैं। इसे हम राइट एंगल कहते हैं। इसे इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। तो पहले ही बताए थे एंगल क्या होता है। एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज में होता है। एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज में होता है और इसे हम 90 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री एक राइट एंगल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल। अब आप बताइए, ये एंगल जो मैंने दिखाया था, ये एंगल बिगर और दिस एंगल इज बिगर। ये एंगल बिगर और दिस एंगल इज बिगर। मैंने क्या बताया था? पहले एक फिक्स्ड आर्म है, और उस पर एक और आर्म है जो रोटेटिंग है, लेकिन फिलहाल ये इसी पर लेटा हुआ है। बी पॉइंट पर ही सी लेटा हुआ है, लेकिन हमने ओसी को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया और सी इस जगह पर पहुंच गया। जब इनिशियली इट वॉज लाइंग ऑन OB, then it was making no angular movement, so the angle measurement was 0 degree. But when it came at this position, it displaced little bit. थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर कर सकते हैं। प्रोटेक्टर आपको डिग्रीज में एंगल मेजरमेंट करने के लिए दिया हुआ रहता है, जो आपका कंपास बॉक्स में जरूर है।
सो ये थोड़ा सा ही मूवमेंट किया, यहाँ देखिए थोड़ा ज्यादा किया, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा किया, और ये राइट एंगल में देखिए ये बिल्कुल बहुत ज्यादा किया। सो आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्रीज बिगर देन दिस एंगल शोन हियर, एंड दिस इज स्टिल बिगर देन दिस, एंड दिस इज बिगर देन दिस। आपको समझ में आ रहा है कि मूवमेंट एक रोटेटिंग आर्म जितना मूवमेंट करेगा, ये फिक्स्ड आर्म से जितना मूवमेंट करेगा मेरा एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो ये राइट एंगल बहुत बड़ा है इन एंगलों के कंपेयर में। अब आते हैं एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। जो भी राइट एंगल से छोटा है उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, यानी कि दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल एंड दिस इज एक्यूट एंगल। सो हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल और लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये राइट एंगल का जो एसी है, एसी को और घुमाते हैं और घुमाते हैं, इसको घुमाते घुमाते यहां लाया था, घुमाते घुमाते यहां पर लेके आया, ओसी यहां पर आ गया। अब ओ से सी को मिला दीजिए, देखिए आपका एंगल क्या हुआ, एंगल और भी फैल गया, एंगल और भी फैल गया। सो दिस इज नॉट राइट एंगल, दिस इज greater than a right angle. This angle is greater than a right angle, so this is called a obtuse angle. जो एंगल राइट एंगल से ज्यादा होता है, greater than right angle, greater than 90 डिग्री, so उसे हम obtuse एंगल कहते हैं। अब ये ओसी को, एसी को अगर हम और भी बड़ा करते रहेंगे और भी बड़ा करते रहेंगे, ऐसा बड़ा कर दिया कि ये एकदम ऑपोजिट, एबी और एसी बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट में आ गया, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन, सीएबी यू कैन कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन, सीएबी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो उसे हम फिर भी देखिए एसी यहां था, घूमते घूमते कहां आ गया, इतना दूर आ गया, मतलब कि यहां तो एक राइट एंगल किया था और यहां से फिर एक राइट एंगल किया। तो अगर हम बीएसी का इमेजिन करें तो एंगल बीएसी समझ लीजिए एक पॉइंट है, वो एंगल कितना बना रहा है, एंगल 2 राइट एंगल बना रहा है 180 डिग्री, लेकिन ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, तो इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। सो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री हो गया तो ये तो फिर स्ट्रेट एंगल हो गया, इसलिए ये बिल्कुल ये पोजीशन में नहीं आके अगर थोड़ा सा इस पे कम है, ये 180 से थोड़ा सा भी कम है, तो इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा सो दैट बिकम स्ट्रेट एंगल। तो आप यहां भी लिख सकते हैं एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल तीनों समझ में आ गया। चलिए एंगल के बारे में 2-4 चीज और बात करते हैं।
इस क्लास में जो आपको मेन सीखना है, एक चीज है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? चलिए आप समझ लीजिए, एक ए लाइन है और एक यहां पर ओबी है, एक रोटेटिंग आर्म और है जो सी है। देखिए, एक रोटेटिंग आर्म बी है, ओबी है, जो ओए से एंगल क्या बना रहा है? ये एंगल क्या क्या कैसे नोटिफाई करेंगे? आपको अभी मालूम है, एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ बी। ए ओ बी ये एंगल हो गया। एक एंगल ये भी है, अगर ओ ए से आप ओसी को ऐसे इमेजिन करिए तो ये एंगल बना रहा है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। और आप ये भी सोच सकते हैं कि ओबी फिक्स्ड आर्म है और ओसी क्या है? ओसी ओबी के साथ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? इतना कर रहा है। ओए को भूल जाइए, ओबी और ओसी, ओबी और ओसी में देखिए हम इसका सेपरेट एक फिगर बना रहे हैं, ओबी और ओसी, ठीक है। तो ओबी के साथ भी तो ओसी एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो यहां पर इस फिगर में वी आर गेटिंग 3 एंगल्स, ए ओ बी, ए ओ सी एंड बी ओ सी। तो अब देखते हैं, इस फिगर में हमने देखा ओबी एक ऐसा रे है, ओबी इज ए कॉमन आर्म, ओबी इज ए कॉमन आर्म। देखिए, इसमें भी ओबी है, इसमें भी ओबी है। ओबी इज द कॉमन आर्म फॉर एंगल एओबी और एंगल बीओसी। ओबी देखिए, बीओसी का भी एक आर्म है और एंगल एओबी का भी एक आर्म है। अब तक आपको समझ में आ गया है, एंगल के लिए 2 आर्म चाहिए, 2 आर्म चाहिए और एक वर्टेक्स चाहिए। क्या चाहिए? 2 आर्म चाहिए। इस एंगल में देखिए, एक ओए आर्म है, एक ओबी आर्म है और वर्टेक्स क्या है? ओ है, इसलिए हम बोल रहे हैं एंगल ए ओ बी, है ना। तो इसमें ओबी इज, तो एओसी को हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी 2 एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। ओबी इज कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्यों बोला? क्योंकि ओबी एओबी में भी एक है और बीओसी में भी एक है, तो इट इज ए कॉमन आर्म। और क्या है? और सेकेंड है, O इज कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। इस दोनों एंगल के लिए, ये दोनों एंगल के लिए OB क्या है? कॉमन आर्म है और O इज द कॉमन वर्टेक्स। और एक चीज देखिए, OB क्या है? OB जो कॉमन आर्म है, इट इज OB is in the middle of, is in between OA and OC। तो इस तरह के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? जिसमें एक कॉमन आर्म होना चाहिए, 2 एंगल्स का एक कॉमन आर्म होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और जो कॉमन आर्म होगा वो बाकी 2 जो आर्म है, एक इसका आर्म, इसका आर्म, यानी कि एओ एंड सीओ के
बीच में होगा, यानी कि AO और CO दोनों तरफ होगा। तो OB, one common arm should be there, one common vertex should be there, and the common arm must be between the two other arms। तो ऐसे दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल अगर नहीं समझेंगे तो शायद जो सम्स है 5.1 एक्सरसाइज में उसको समझने में आपको कुछ तकलीफ होगा, लेकिन फिर भी हम क्लियर करते रहेंगे, आपको कोई डाउट होने का गुंजाइश नहीं है। एडजेसेंट एंगल समझने के बाद हम दो कॉन्सेप्ट और समझते हैं। एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। When two angles sum together, when two angles added to 90 डिग्री, जब दो एंगल को ऐड करने से या सम करने से 90 डिग्री होता है तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। When or if the sum of two angles is 90 degree, they are called complementary angles to each other। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 डिग्री होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 30 के साथ कितना ऐड करने से 90 होता है? ऑब्वियसली 60 डिग्री। 20 डिग्री 70 डिग्री एंड सो ऑन। सप्लीमेंट्री एंगल ठीक उसी तरह का है, ओनली इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड supplementary angles to each other। If the sum of two angles is 180 degree, they are called supplementary angles to each other। Example, 20 degree 160 degree, 50 degree 130 degree, नहीं 70 degree, इसका कितना ऐड करेंगे? 110। तो जो दो एंगल्स अगर हम ऐसे करके अभी 75 डिग्री किया और यहां पर 105 डिग्री है, सो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जो दो एंगल को ऐड करने से 90 होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और जो दो एंगल को ऐड करने से 180 होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जरूरत तो होगा। चलिए, फर्स्ट सवाल थोड़ा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए आपके ऊपर छोड़ दिया, आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड सवाल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपके साथ अभी यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो 1, 2, 3 में आपका कुछ एंगल्स दिया हुआ है, इसका सप्लीमेंट निकालना है। देखिए, सप्लीमेंट आपको मालूम हो गया, सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 180 डिग्री, और 180 डिग्री होती कैसे है? जब ये OA है और ये एंगल बिल्कुल इसके ऑपोजिट में आ जाए, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो देखिए, किसी एक को हम अगर स्ट्रेट लाइन बना दें तो इसके साथ 105 के साथ कितना ऐड कर रहे हैं ताकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। हमें मालूम है ये 180 होता है और यहां पर 105 ऑलरेडी बन चुका है।
तो यहाँ पर कितना बाकी है, अगर नहीं आता है तो आप 180 से क्या कीजिए 105 माइनस कीजिए, तो आपको जो निकल जाता है 75 डिग्री निकल गया। इसलिए आप लिख सकते हैं 75 डिग्री इज आंसर। ठीक है। इसी तरह यहां भी देखिए, इसको आप किसी एक आर्म को स्ट्रेट बढ़ा दीजिए। हम इसमें इस आर्म को स्ट्रेट बढ़ाया तो हमें मालूम है ये जो है ये और ये दोनों मिलके हमारा ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है। इसलिए 180 तो ऑलरेडी 180 बनाना है, 180 बनाना है, 87 ऑलरेडी बन चुका है, तो इसको माइनस करने से जितना आएगा वो मेरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 393। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर 93 डिग्री और बनाने का है। सो यहाँ पर 93 डिग्री इज द आंसर। अब 3 में आप किसी भी या तो इस साइड का आर्म को स्ट्रेट कीजिए, नहीं तो इसको कीजिए, बात सेम है। तो 154 के साथ कुछ तो आप यहाँ पर एंगल को ऐड कर रहे हैं, तब ये जाके स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यानी कि 180 माइनस 154 ऑलरेडी बना हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरा एंगल निकाल रहे हैं कि 154 के साथ कितना ऐड किया जाए, हाउ मच यू विल ऐड टू मेक इट 180। सो 180 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 26, तो 26 डिग्री आपका आंसर निकल गया 26 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल किस तरह से निकाल सकते हैं आप देख लिए। इसी तरह अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी आ जाए तो आप कर सकते हैं खुद से। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नंबर 4, नंबर 3 हम स्किप कर रहे हैं, कुछ सम स्किप करेंगे जो आपके करने लायक है, और जो हम सोचेंगे थोड़ा आपको हेल्प करना चाहिए उसके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है। 4th, फाइंड द एंगल which is equal to its complement। देखिए आपको पहले बता चुके हैं, अगर आपको खुद से मालूम चल रहा है कि ये अगर 90 डिग्री होगा तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, लेकिन हमेशा ये मालूम नहीं चलेगा कि किस एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड किया जाए सो दैट इट विल बी 90 डिग्री। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, लेट each angle are x। बताया है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों को मिलके, दोनों एंगल्स को मिलके कितना बनने का है 90 डिग्री होने का है, और दोनों क्या होने का है एक दूसरे का इक्वल होने का है। सो अगर दोनों x रहता है और दोनों एंगल को मिला के दोनों एंगल्स को ऐड करके हमें कितना आने का है 90 डिग्री आने का है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो डेफिनेशन यही है कि दोनों एंगल को जब ऐड करते हैं, उसका मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर एक x है, हमारा अननोन क्वांटिटी है, वो भी इक्वल है, x है तो वो भी x है, तो हमारा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए x का 2 टाइम्स अगर 90 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 90 का हाफ होगा। 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 90 डिग्री, सो x इक्वल टू क्या होगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। सो ईच एंगल विल बी 45 डिग्री, यानी कि एंगल 45 डिग्री इट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो रिक्वायर्ड एंगल इज एंगल इज 45 डिग्री। इसका मीनिंग है कि 45 डिग्री जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री ही है। सेम इसी तरह का से ये भी सेम है, फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट आपको मालूम है सेम है, ओनली इफ यू ऐड देम इट कम्स टू 180 डिग्री।
So let the each angles be x and x plus x equal to 180 degree. 2x equal to 180 degree. So x equal to 180 upon 2, it gives 90 degree. 90 degree. So required angle is 90 degree. So दो 90 degree जो एंगल है, which is its supplement also 90 degree, क्योंकि 90 डिग्री को ही 90 डिग्री से ऐड करने से 180 डिग्री होता है। 5.1 में हम यही जगह खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखते रहिए पार्ट 2 लाइन्स एंड एंगल्स का।